जी अस्सलाम वालेकुम। अगर हम CSS 2026 की बात करें, TMS 2024 की बात करें, या SDO बीरा की बात करें, या अगर हम असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल की बात करें, या आने वाली जो तहसीलदार की सीट्स हैं उनकी बात करें, तो PPSC के जो गजटेड स्केल के जो एग्जाम्स हैं, गजटेड जो स्केल्स होते हैं, लाइक 16वें स्केल से लेकर से 17वां स्केल के या 18 स्केल के जो एग्जाम्स हैं, उनमें इंग्लिश ऐसे का पेपर, बिलखसूस 16 और 17 स्केल के जो एग्जाम्स हैं उनमें इंग्लिश ऐसे का पेपर जो है वो आजकल शामिल हो गया है। FPSC ने तो अपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट खत्म कर दिए, लेकिन PPSC ने अपने एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश ऐसे का पेपर इजाफा करता जा रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर की कोई पोस्ट हो, 16 या 17 स्किल की कोई भी पोस्ट हो, और CSS और PMS में तो इंग्लिश ऐसे जो है वो एक लाजमी पेपर समझा जाता है। इंग्लिश ऐसे के अंदर 95% लोग फेल हो जाते हैं, और उसकी रीजन ये है कि लोगों के पास वो स्किल्स नहीं होती हैं ऐसी राइटिंग की। आज के लेक्चर में मैं पाकिस्तान के अंदर जो रीसेंट फ्लड्स चल रहे हैं, जो 2025 के, इस हवाले से एक ऐसे का टॉपिक लेके आया हूँ, और इसकी आउटलाइन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और ये भी डिस्कस करूंगा कि आउटलाइन के अंदर जो पॉइंट्स हैं उनके अंदर अगर आप ऐसे लिख रहे होंगे, आप उसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल करनी है। आज का टॉपिक है द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। ये एक रीसेंट टॉपिक है, बर्निंग इशू है पाकिस्तान का, और एक रिकरिंग फिनोमेना है। 2010 में फ्लड्स आए, फिर 2022 में फ्लड्स आए, फिर अब 25 में फिर हैं, आए हुए हैं फ्लड्स पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर, बिलअमूम, और पंजाब और KPK के अंदर बिलखसूस। अगर इसके ऊपर एक ऐसे का टॉपिक आता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये जो फ्लड्स आए हुए हैं, इससे सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस का कौन सा सामना है पाकिस्तान को, और उसका वे फॉरवर्ड क्या है, तो उसके लिए मैं एक आउटलाइन में आपके सामने लाया हूँ। पहली हेडिंग हमेशा आउटलाइन के अंदर होती है इंट्रोडक्शन की। जब इंट्रोडक्शन की आप हेडिंग देंगे आउटलाइन के अंदर, तो उसके नीचे आपने कुछ भी नहीं लिखना सिवाय थीसिस स्टेटमेंट के। थीसिस स्टेटमेंट भी ऑप्शनल है, आप लिखें या ना लिखें। आप अपने ऐसे के अंदर लाजमी लिखें, इंट्रोडक्शन के एंड पे लाजमी शामिल करें। लेकिन आपने इंट्रोडक्शन के अंदर, आउटलाइन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट लिखिए या ना लिखें, लेकिन इसके अलावा इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे और आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। जो कुछ मैंने यहाँ लिखा है, या जो मैं आपके सामने अभी बयान करूंगा, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग, पहली हेडिंग होगी आउटलाइन में। उस आप इंट्रोडक्शन का जब जब ऐसे स्टार्ट करेंगे, और जब पेपर में इस ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो आप एक एक कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, जो फ्लड्स के हवाले से है कि व्हेन रिवर्स स्वेल बियॉन्ड देयर बैंक्स, इट इज नॉट ओनली लैंड दैट ड्रोन्स, बट ड्रीम्स, लाइवलीहुड्स एंड एंटायर जनरेशंस प्रोग्रेस। कि जब दरियाओं के बांध टूटते हैं, जब दरिया का पानी जो है वो फ्लड्स बनता है, फ्लड्स की शेप अख्तियार करता है, तो सिर्फ लोगों की जमीन ही नहीं डूबती, बल्कि लोगों के ख्वाब, लोगों की कमाई, और पूरी की पूरी नस्लें जो होती हैं वो डूब जाती हैं। ये एक ओपनिंग सेंटेंस होगा आपका, ये आपका एक ओपनिंग कोट होगा। उसके बाद आप बात करेंगे 2025 के फ्लड्स की, जो रिसेंट आजकल पाकिस्तान को जिनका सामना है। और आप बताएंगे कि 2025 के फ्लड से पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। इस नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन से पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या लाइवलीहुड, लोगों की कमाइयां हों, या लोकल इकोनॉमी है पाकिस्तान की, वो क्या हो गई है, डैमेज हो गई है। ये बिजनेस रिकॉर्डर न्यूज़पेपर के मुताबिक भी, और पाकिस्तान टुडे के मुताबिक। इसके फौरन बाद आप थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि while floods of 2025 have exposed structural vulnerabilities in Pakistan's socio-economic systems, pragmatic policy reforms, institutional strengthening, climate adaptation, and community resilience can chart a way for, कि अगरचे 2025 के फ्लड्स ने पाकिस्तान के जो सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर खामियां हैं उनको एक्सपोज किया है, लेकिन फिर भी अगर हम हकीकत की बुनियाद पे पॉलिसी रिफॉर्म्स लेके आए, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करें, और पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट है, जो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनको, पाकिस्तान के अंदर जो रिफॉर्म्स हो रही हैं, जो हम मैयर्स अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको क्लाइमेट के मुताबिक, क्लाइमेट चेंज के मुताबिक अडेप्ट कर लें, और लोगों के अंदर एक रेजिलियंस पैदा करें, लोगों को के अंदर एक, लोगों को प्रिपेयर करें, उससे हम सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं इस प्रॉब्लम के। ये थीसिस स्टेटमेंट है। दूसरी हेडिंग होगी जिसमें आप फ्लड्स
2025 इसका एक ओवरव्यू देगी, या आप फ्लड्स 2025 के 2025 ना भी लिखें, फ्लड्स इन पाकिस्तान एंड ओवरव्यू ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, फ्लड्स इन पाकिस्तान, बेशक 2025 की बात ना करें, एंड ओवरव्यू इसकी बात कर लें, जो भी कर सकते हैं, और फ्लड्स 2025 एंड ओवरव्यू भी कर सकते हैं। अब जब ये दूसरी हेडिंग आप देंगे तो इसके अंदर जब ऐसे के ऊपर लिख रहे होंगे, इसके ऊपर पूरा ऐसे, तो इस हेडिंग के ऊपर आप एक ही पैराग्राफ लिखेंगे। जहां से आपका जो ऐसे होगा उसका इंट्रोडक्शन आप लिख चुके होंगे, और जो दूसरी हेडिंग में आउटलाइन की बता रहा हूँ ये होगा फ्लड्स इन पाकिस्तान एंड ओवरव्यू। आप इसमें ओवरऑल बताएंगे कि फ्लड से पाकिस्तान के अंदर क्या क्या होता है। तो जब ऐसे लिख रहे होंगे तो इंट्रोडक्शन के बाद जो दूसरा पैराग्राफ होगा उसमें आप ये बातें करेंगे कि फ्लड्स की रूट कॉजेज क्या है। ये जो बातें मैंने यहाँ लिखी हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है, ये सब चीज लिखी है सब हेडिंग्स वगैरह। अदरवाइज आपने सेकंड हेडिंग देनी है फ्लड्स इन पाकिस्तान एंड ओवरव्यू, और इसके नीचे कुछ भी लिखना आउटलाइन के अंदर। हाँ अलबत्ता जब ऐसे लिख रहे होंगे तो इसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें आप बताएंगे कि फ्लड्स के रूट कॉजेज क्या है। कि आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर पाकिस्तान का दुनिया का बर्ड है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं, ग्लेशियर जो है ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, और जो आप कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रही है, लोग गाँव से शहरों की तरफ जा रहे हैं। जो हमारे शहर होते हैं उनके अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है, तो पानी का सैनिटेशन का सिस्टम है, पानी के बहाव का, वो बहुत वीक है। इसके अलावा लोग इंक्रोचमेंट्स करते जा रहे हैं, यानी कि जो जो रोड्स होते हैं या जो जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर लोग अपनी तामीरात कर लेते हैं। जो रिवर बैंक्स होते हैं, जो दरिया के किनारे होते हैं, लोग वहाँ पे होटल्स बना लेते हैं और घर बना लेते हैं। और डैम्स हमारे जो हैं, जैसे तरबेला डैम है, इस तरह की जो डैम्स हमारे यहाँ उनकी कैपेसिटी बहुत कम है। ये गार्डियन के मुताबिक बातें हैं, इससे पाकिस्तान के अंदर सैलाब आते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जब भी सैलाब आते हैं तो बड़े लार्ज स्केल के ऊपर लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, अपने उनको अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, लोगों का नुकसान होता है। आप बात करें र्यूटर न्यूज़पेपर की, आप बात कर सकते हैं कि 2025 की जो जो फ्लड्स आए हैं उससे 940 लोग मर गए हैं, 4.5 मिलियन जो है पीपल अफेक्टीज हैं पंजाब के अंदर, र्यूटर्स न्यूज़पेपर के मुताबिक। इसी तरह आप बात कर रहे हैं कि जो फ्लड्स आप बात करेंगे इसी न्यूज पैराग्राफ के अंदर, कि फ्लड्स जो पाकिस्तान के अंदर आते रहते हैं और जो 2025 के फ्लड्स हैं उससे एग्रीकल्चर की जमीन जो है वो सब मर्ज हो गई है। यानी कि दरिया जो है उसमें वो दरिया बुर्द हो गई है, जमीन सारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया करती थी। पंजाब के अंदर आप बात करेंगे कि राइस, शुगर केन, कॉटन, मेज यानी कि मकई वगैरह, 1.3 मिलियन एकड़ जो क्रॉप्स है वो सब मर्ज हो गई है इसी फ्लड से, जिससे 15 से 20% एग्रीकल्चर आउटपुट पाकिस्तान का क्या हो गया, कम हो गया। ये डॉन न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं कि इन फ्लड से जो पाकिस्तान में आते रहते हैं, जो बार बार आते रहते हैं, 2010 में आए, 22 में आए, फिर 25 में, इससे पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो कनेक्टिविटी है उसका ब्रेकडाउन सामने आया है। कनेक्टिविटी से मुराद है कम्युनिकेशन की मीन्स और ट्रांसपोर्टेशन की मीन्स। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद है रोड्स, बिल्डिंग्स और ब्रिजेस वगैरह, ये सारी चीजें। तो रोड्स, ब्रिजेस और कम्युनिकेशन के जो नेटवर्क्स हैं उनका जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ है वो हुआ है $333 मिलियन का, जो आप कह सकते हैं 97.6 बिलियन रुपीस पाकिस्तान को खसारा हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग, लोगों की जो हाउसिंग कॉलोनीज इवन के डैमेज हो गई हैं, लाइव स्टॉक लोगों का जो है वो बह गया है उसमें। ये गार्डियन न्यूज़पेपर की आप बात कर सकते हैं। ये सारी चारों बातें जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस, एग्रीकल्चर का लॉस, वाइड स्प्रेड डिस्प्लेसमेंट, लोगों की डेथ और रूट कॉजेज, इन सारों को मिला के आप 4-5 बातें करके आप एक पैराग्राफ लिख लेंगे। ये एक ओवरव्यू होगा पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स का। उसके बाद आप बात करेंगे जो ऐसे के अंदर मेन टॉपिक है, हमारा मेन टॉपिक हम देख लेते हैं दोबारा। हमारा टॉपिक क्या था? सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। कि पाकिस्तान में जो फ्लड्स हैं उनसे सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस कौन से सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान, और फिर उनके आप यानी कि ये सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज बताएंगे और साथ आप फिर बताएंगे वे फॉरवर्ड, जिनको सोचना बताएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस कौन से हैं। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड्स 2025, ठीक है, जहां पे हम बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ फ्लड 2025 इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो 2025 में जो फ्लड्स हैं इससे सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस का कौन सा, पाकिस्तान को कौन से सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है। पहली बात ये है, आप लिखेंगे ये जो सब आउटलाइन है ये आप सेंटेंस की शक्ल में लिखेंगे। 2025 फ्लड्स डेवास्टेटेड पाकिस्तान रूरल इकोनॉमी। 2025 के फ्लड से पाकिस्तान की जो रूरल इकोनॉमी है
वो डेवास्टेट हो गई है, डैमेज हो गई है। ये एक सेंटेंस की शक्ल में लिखेंगे, इसके ऊपर पूरा एक पैराग्राफ लिखेंगे आप ऐसे में। इसमें जब पैराग्राफ लिखेंगे इसके ऊपर, इस स्टांस के ऊपर, सब आउटलाइन के ऊपर, कि 2025 के फ्लड से पाकिस्तान की रूरल इकोनॉमी तबाह हुई है, तो उसमें क्या लिख सकते हैं आप कि 1.3 मिलियन पाकिस्तान की एग्रीकल्चर लैंड है वो सब मर्ज हो गई है। पाकिस्तान की जो स्टेपल कैश क्रॉप्स हैं लाइक राइस, कॉटन, शुगर केन और मेज, वो तबाह हो गई है। रूरल जो वर्कर्स हैं, जो स्मॉल लैंड ओनर्स हैं, यानी फार्मर्स हैं, उनको पॉवर्टी का सामना है और फूड इनसिक्योरिटी का सामना है। ये बातें आप जो मैंने नीचे आप लिखी हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। आप वहां पे 3.1 लिख के एक सेंटेंस लिखेंगे, 2025 फ्लड्स डेवास्टेटेड पाकिस्तान रूरल इकोनॉमी, कि पाकिस्तान के देहात जो है उनकी जो रूरल इकोनॉमी है वो तबाह हो गई है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, द फ्लड्स हैव स्लोड पाकिस्तान जीडीपी ग्रोथ। इन 2025 की जो फ्लड्स हैं इससे पाकिस्तान की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो स्लो हो गई है। कैसे? ये सेंटेंस लिख के आप जब इसके ऊपर पैराग्राफ लिखेंगे ऐसे के अंदर, तो आप लिखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर 409 बिलियन रुपीस का पाकिस्तान को डैमेज हुआ है, यानी जीडीपी का 0.33% जो है वो कम हो गया, लॉस हो गया पाकिस्तान को। पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी के अंदर वो फॉल कर गई है। पहले होती थी 3.4% टू 3.2%, यानी 3.2 टू 3.4% पहले होती थी कि हमारा जो एग्रीकल्चर था वो पूरी पाकिस्तान के जीडीपी का 3.2 टू 3.4% कंट्रीब्यूट करता था। अब फ्लड से ये जो कंट्रीब्यूशन है ये 1.1% से मैक्सिमम 2.2% तक डिक्लाइन कर गई है। यानी एग्रीकल्चर चूंकि इफेक्ट हुई है, उससे हमारी जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर की वो कम हो गई है। ये बिजनेस रिकॉर्डर की मैं हवाला दे रहा हूँ, आपके लिए केस इन पॉइंट भी है, आप इसका हवाला दे सकते हैं। तीसरी बात आप करेंगे कि फ्लड्स ने ट्रिगर की है फूड शॉर्टेजेस को एंड रिकॉर्ड प्राइस हाइक्स, कि फ्लड्स ट्रिगर्ड फूड शॉर्टेजेस एंड रिकॉर्ड प्राइस हाइक्स। प्राइस हाइक्स कहते हैं कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा, यानी इन्फ्लेशन। कि फ्लड से फूड इनसिक्योरिटी का इशू हुआ है, फूड शॉर्टेज हो गई है पाकिस्तान के अंदर और कीमतें बढ़ गई हैं। जो चीज शॉर्ट होती है, इकोनॉमिक्स का असूल है, जो चीज शॉर्ट होती है इसकी सप्लाई शॉर्ट होती है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। इसके ऊपर जब आप पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान की जो स्टेपल या क्रैश पाकिस्तान की कैश क्रॉप्स जो हैं, जैसे मैंने बात की है वीट, मेज और इस तरह की राइस, वो क्रिपल हुई हैं, जिससे पाकिस्तान के अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन और पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हुआ है। यानी कि लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के अंदर, लोगों के पास खाने पीने के लिए, कमाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये जो इन्फ्लेशन आई है, कीमतों में इजाफा हुआ है, क्योंकि फूड शॉर्टेजेस हुई हैं, जमीन जो है वो सबमर्ज हो गई है लैंड फ्लड्स की वजह से। आप लोगों के पास एग्रीकल्चर कम हो गई है और उससे लोगों को खाने पीने का मसला है, फूड शॉर्टेज है, जिससे ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक क्राइसिस जन्म ले रहा है। क्रॉप डैमेज हुई हैं और सप्लाई चेन्स में डिसरप्शंस हुई हैं, कीमतें बढ़ गई हैं और कुछ चीजें हमें इंपोर्ट करवानी पड़ रही हैं। जो चीजें हम कमोडिटीज इंपोर्ट करवा रहे हैं उसके ऊपर, जैसे गंदम है, जैसे कॉटन है, उसमें 10 से 15% उसकी कीमतों में इजाफा हो गया है, यानी इन्फ्लेशन हो गया है, यानी प्राइस हाइक हो गया है, यानी आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस प्रोड्यूस हो गया है। इसका चौथी बात आप करेंगे कि द मैस डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्ट्रक्शन हैव क्रिएटेड अ शेल्टर क्राइसिस, कि इन फ्लड से लोग अपने घरों को छोड़ के दूसरी जगह पे आबाद होने पे मजबूर हुए हैं। लोगों की लोगों उनकी जमीनें, लोगों की एग्रीकल्चर, इवन की लोग खुद भी एक्सपायर हुए हैं। इससे एक शेल्टर का क्राइसिस, लोगों को यानी कि छत मुयसर नहीं है, शेल्टर क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स ने जन्म लिया है। इसमें आप बात करेंगे कि 2 से 4 मिलियन पीपल जो है पंजाब के अंदर वो डिस्प्लेस हुए हैं अपने घर छोड़ के, उनके घर तबाह हुए हैं, वो टेम्पररी शेल्टर में रह रहे हैं डॉन न्यूज़पेपर के मुताबिक। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो कम्युनिटी थी, जो लोगों को इकट्ठे लोग एक बैठा करते थे, अपने रिश्तेदार करीब करीब, वो उनकी कम्युनिटी जो है वो एरोड हो गई है, उनकी स्टेबिलिटी कमजोर हो गई है, यानी ना वो कुछ खा पी सकते हैं, ना वो कमा सकते हैं, ना वो उनके पास हाउसिंग सोसाइटी अपना फैसिलिटीज हैं। इससे उनकी सोशल वेलबीइंग मुतासर हुई है। ये बातें करेंगे। पांचवा पॉइंट आप देंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो ये भी एक सेंटेंस होगा, द मैस डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्ट्रक्शन हैव क्रिएटेड अ शेल्टर क्राइसिस। पांचवा आप बताएंगे कि चैलेंज कौन सा है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी हैज गॉट पैरालाइज्ड ड्यू टू फ्लड्स, कि इंफ्रास्ट्रक्चर का और कनेक्टिविटी का इशू हुआ है, वो पैरालाइज हो गई है, यानी कि आप कह सकते हैं मफलूज हो गया सिस्टम, कनेक्टिविटी का, कम्युनिकेशन सिस्टम का और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रोड, ब्रिजेस और पर ये चीजें फ्लड्स की वजह से। आप बात करेंगे रोड्स, ब्रिजेस, कम्युनिकेशन नेटवर्क तबाह हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन जो सेक्टर्स हैं उनको 97.6 बिलियन रुपीस का नुकसान हुआ है। ठीक है, जिससे क्या हुआ है, जब रोड्स तबाह हुए हैं,
ब्रिजेस तबाह हुई हैं, तो वो जो रिलीफ ऑपरेशन चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं, जो लोग देहातों से शहरों की तरफ जाते हैं, शहरों से देहातों की तरफ जाते हैं, मार्केट के अंदर ये जो सप्लाई एंड डिमांड की फोर्सेस होते हैं, लोग जब मूवमेंट करते हैं, तो कम्युनिकेशन और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मुतासर हुई है, लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी मुतासर हुई है, पाकिस्तान टुडे न्यूज़पेपर के मुताबिक। इसी तरह छठा पॉइंट आप देंगे। अच्छा, इसमें ये भी बात कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी इश्यूज में, कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन और अर्बन सर्विसेज सिटीज के अंदर मुतासर हुई हैं। इसी तरह हम बात करेंगे कि फ्लड्स हैव इन्फ्लिक्टेड वाइड स्प्रेड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। इससे लोगों को नफ्सियाती तौर पे बड़ा मसला हुआ है। कैसे? कि लोगों को हेल्थ के इश्यूज हुए हैं, लाइक बीमारियां बहुत फैल रही हैं, कोलरा बीमारी बहुत फैल रही है। पानी जो फ्लड्स है उससे लोगों को वाटर बॉर्न जो डिजीजेज हैं वो हो रही हैं। तो हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ के रिस्क लोगों को ज्यादा हुए हैं। स्कूलिंग मुतासर हुई है, स्कूल क्लोज हो गए हैं, और स्कूल कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं तबाह हो गए हैं, तो वहाँ बच्चों को बच्चे पढ़ नहीं सकते। लोगों को एक खौफ सा है कि हमारा लाइफ स्टॉक बह गया है, हम किसी वक्त भी, हमें फिर फ्लड्स का खतरा होता है तो हमें फिर मूव करना पड़ेगा। अब लोग अपने घर बार छोड़ चुके हैं, उससे लोगों का मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस लोगों की बढ़ गई है। तो ये इश्यूज हैं, ये चैलेंजेस हैं, फ्लड्स के 6 मैंने चैलेंजेस बताए हैं। फिर आप बताएंगे कि ये जो चैलेंजेस हैं इनको एड्रेस करने में हमें कौन से चैलेंजेस का सामना है, कौन सी मुश्किलात का सामना है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे चैलेंज में कि डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ रिस्पॉन्स एंड रिकवरी फ्लड 2025। 2025 के जो फ्लड्स हैं उनमें रेस्पॉन्स और रिकवरी यानी रिलीफ के जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें कौन सी डिफिकल्टीज का सामना है। उसमें आप बात करेंगे कि हमारी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कम है, वीक है। उसमें आप बात करेंगे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, पुअर है, यानी कि रोड्स ब्रिजेस वगैरह बह जाते हैं फ्लड्स के साथ। फिर आप बात करेंगे हमारे जो डैम्स हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत डिग्रेडेड है, कम है। फिर आप बात करेंगे कि हमारी जो गवर्नेंस है और जो कोऑर्डिनेशन है, यानी कि जो फेडरल है और जो प्रोविंशियल है उनके आपस में कोऑर्डिनेशन कमजोर है। फिर आप बात करेंगे कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अपने लोगों को रिलीफ दे सकें। जो लोग डिस्प्लेस होते हैं, अपने घरों से बाहर जाते हैं, जो होमलेस बन जाते हैं, जिनकी एग्रीकल्चर का लॉस होता है, जिनकी लाइफस्टाइल का लॉस होता है, हम उनको फाइनेंशियल, हमारे पाकिस्तान के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और जो फेडरल गवर्नमेंट्स हैं उनके पास फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। और क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा आते हैं। हालांकि पाकिस्तान इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता ग्लोबल वार्मिंग में भी और क्लाइमेट चेंज में भी, लेकिन हमारे ऊपर इफेक्ट्स ज्यादा आते हैं। एक इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखेंगे कि हमें कौन सी डिफिकल्टीज का सामना है, ये जो फ्लड्स की वजह से जो इश्यूज होते हैं उनको हल करने में कौन सी डिफिकल्टीज का सामना है, ये बातें आप 4-5 उसमें लिख देंगे एक ही पैराग्राफ में, छोटे से पैराग्राफ में। फिर आप बातें करेंगे वे फॉरवर्ड की, यानी एड्रेसिंग द इश्यूज इन द वेक ऑफ फ्लड्स 2025, वे फॉरवर्ड, कि 2025 के फ्लड्स के तनाजर में जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको एड्रेस करना। उस जब हम एड्रेस करेंगे तो उसमें वे फॉरवर्ड क्या है, सॉल्यूशंस क्या है। तो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहली बात ये, स्ट्रेंथनिंग अर्ली वार्निंग एंड प्रिपेयर्डनेस सिस्टम कैन सेव लाइव्स। कि हम अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम और जो हमारा प्रिपेयर्डनेस का सिस्टम है उसको अगर हम स्ट्रेंथन कर दें, मजबूत कर दें, तो हम इससे जिंदगी बचा सकते हैं। जब इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख लेंगे तो आप इसमें बात कर सकते हैं कि हम फ्लड फोरकास्टिंग के सिस्टम को, वार्निंग सिस्टम को एडवांस कर दें। हम रेस्क्यू ऑपरेशन जो हमारे पाकिस्तान के अंदर है उसकी जो प्रिपेयर्डनेस है, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ा दें कि हम रेस्क्यू कर इजीली कर लिया करें। हम टाइमली लोगों को एवेकुएट करके उस जगह से हटा लिया करें जहाँ फ्लड का खतरा होता है। और स्विफ्ट रिलीफ ऑपरेशन हम किया करें, यानी मेट्रोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल जो मॉनिटरिंग है पाकिस्तान की कि फ्लड कब आ रहे हैं, रियल टाइम डाटा हम शेयर किया करें लोगों के साथ कि कब फ्लड आ सकते हैं, और लोगों को एवेकुएट किया जा सके वहां से, और रेस्क्यू किया जा सके। और फ्लड फोरकास्टिंग यानी कि वार्निंग सिस्टम हमारे एडवांस होने चाहिए। दूसरी बात आप करेंगे कि क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैन सिक्योर वाटर स्टोरेज एंड मेंटेन मोबिलिटी इवन ड्यूरिंग एक्सट्रीम फ्लड्स। कि अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना दें कि वो क्लाइमेट रेजिलियंट हो, यानी कि क्लाइमेट चेंजेस आती रही, फ्लड्स आते रहे, तो वो, अब आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर जो वो पुल हैं, जो ब्रिजेस हैं जो कि अंग्रेजों ने बनाए थे, वो अभी तक उनको कुछ नहीं होता, जब भी फ्लड्स आए वो वैसे रहते हैं। लेकिन जो हमारे लोग होते हैं, मकामी जो ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो जो ब्रिजेस बनाते हैं, रोड बनाते हैं, तो वो थोड़ी सी बारिशों से भी वो बह जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्लाइमेट रेजिलियंट बना दें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उससे भी हम अपने वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, डैम्स की, और हम फ्लड के दौरान भी मूवमेंट को इंश्योर कर सकते हैं। इसमें आप बात करेंगे कि हम अपने डैम की जो कैपेसिटीज हैं वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बढ़ा दें, नए डैम या रिजर्वायर बना दें, और उनके अंदर सेडिमेंट
मैनेजमेंट हो, यानी कि ये ना हो कि वो दरिया जो हमारे हैं, जो डैम्स हमारे हैं, उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाए सेडिमेंटेशन से। इसी तरह हमारे रोड्स ब्रिजेस जो सिस्टम्स हैं या ड्रेनेज सिस्टम है, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, हम उसको अपग्रेड कर दें, क्लाइमेट रेजिलिएंट बना दें, ताकि वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो होती हैं, जैसे बारिशें होती हैं, स्टॉर्म होते हैं, फ्लड्स होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, उनको वो बर्दाश्त कर सकें, डिजास्टर्स को। इसी तरह एक और बात हम करेंगे, एक और सोल्यूशन ये है या वे फॉरवर्ड है कि फ्लड रेजिस्टेंट क्रॉप्स हम उगाएं, इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ करवाएं, एंड रैपिड फार्म रिकवरी एड कैन प्रोटेक्ट फार्मर लाइवलीहुड्स एंड स्टेबलाइज फूड सप्लाई। कि अगर हम फ्लड रेजिस्टेंट क्रॉप्स मुतारिफ करवाएं, फार्मर्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज मुतारिफ करवाएं, और जो फॉर्म्स होते हैं, यानी कि जो लोगों को एग्रीकल्चर होती है, रैपिड फार्म रिकवरी एड, उनको जो हेल्प होती है वो अगर मुतारिफ करवाएं, उससे जो किसान होते हैं उनकी कमाइयां बच सकती हैं, प्रोटेक्ट हो सकती हैं, और फूड सप्लाई, जो फूड का शॉर्टेज का जो मसला है उसको हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। यानी फ्लड रेजिस्टेंट क्रॉप्स की वैरायटीज, हम सिर्फ वो क्रॉप्स ना उगाएं जो कि फ्लड्स आता है तो वो बह जाती है साथ, फ्लड रेजिस्टेंट क्रॉप्स उगाएं, और क्रॉप्स की इंश्योरेंस स्कीम्स हम किसानों के लिए मुतारिफ करवाएं। ऐसे लोगों, जब लोगों की फसलें बह जाती हैं तो उनको सीड्स, फर्टिलाइजर्स और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें। इसी तरह एक और बात है कि इन्फोर्सिंग लैंड यूज लॉज, कि लैंड यूज लॉज जो है कि लैंड को कैसे इस्तेमाल करना है, यानी कि रिवर बैंक्स के ऊपर हमने तामीर नहीं करनी, उनके ऊपर हमने को होटल्स नहीं बना देने। अक्सर हमारे यहाँ जो रिवर बैंक्स होते हैं उनके ऊपर हमारे जो होटल्स होते हैं, जो होटल इंडस्ट्री इंडस्ट्री जो है पूरी, वो अपने ये इस बात से पेश कतई नजर वहाँ फ्लड का खतरा हो सकता है, वहां पे लोग अपनी बिल्डिंग बना देते हैं, होटल्स बना देते हैं, तो लैंड यूज के लॉज मुतारिफ करवाए जाने चाहिए, और वो बड़े स्ट्रिंजेंट होने चाहिए। और बिल्डिंग स्टॉक ड्रेन्स, यानी कि हमारे पास तूफान आते हैं तो हमारे पास जो शहर होते हैं, जैसे हम बिग सिटीज हैं, वहां पे पानी खड़ा हो जाता है, तो वहां पे ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इस तरह बिल्ड करना चाहिए कि अगर फ्लड्स हैं, कोई स्टॉर्म्स हैं, तो वो पानी ड्रेन हो जाए इजिली। और रिस्टोरिंग इकोसिस्टम, कि अपना इकोसिस्टम को हम रिस्टोर करें, उससे क्या होगा, अर्बन फ्लडिंग, जो शहरों के अंदर फ्लडिंग हो जाती है और फ्लैश फ्लड स्ट्राइक रिस्क होते हैं, उसको कम किया जा सकता है। इसमें आप बात कर सकते हैं कि इंक्रोचमेंट की, जब इसके पैराग्राफ लिख रहे होंगे कि इंक्रोचमेंट जो रिवर बैंक्स पे लोग करते हैं उसके अगेंस्ट लॉज बनाना चाहिए। इनफॉर्मल सेटलमेंट जो लोग कच्ची आबादियां बना देते हैं, उसके ऊपर उसको रेगुलेट करना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और ग्रीन स्पेसेस होने चाहिए अर्बन एरियाज के अंदर। अर्बन एरियाज में लोग ना गली की जगह और दरमियान में सड़कों को छोड़ के नहीं छोड़ते, और वहां पे भी लोग अपनी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, तो वहां ग्रीन बेल्ट्स होने चाहिए कि वहां प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, ताकि फ्लड्स हैं तो पानी वहां खड़ा ना हो। और रिफॉरेस्टेशन, दोबारा जंगलात लगाने चाहिए हमें। और हमारे पास वाटरशेड जो कंजर्वेशन स्पेशली कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाना चाहिए, कि हमारे पास पानी जो है वो, हमारा जो फ्लड्स हैं उससे, अगर हमारे अर्बन एरियाज में पानी आता है तो वो ड्रेनेज सिस्टम ऐसा हो कि हमारा वाटर प्रॉपर्ली उसको ड्रेन हो जाए। इसी तरह अगर हम बात करेंगे, एक और पॉइंट है, सेकंड लास्ट, कि मोबाइल हेल्थ यूनिट्स, क्लीन वाटर एंड एजुकेशन कंटिन्यूटी मेजर्स कैन सेफगार्ड वेलबींग एंड प्रिवेंट स्टॉक ब्रेक डाउन इन डिस्प्लेस कम्युनिटीज। कि जो डिस्प्लेस कम्युनिटीज हैं उनके अंदर अगर हम मोबाइल हेल्थ यूनिट मुतारिफ करवाएं, ताकि उनको कोई इशू हो तो हमारी मोबाइल हेल्थ यूनिट्स होने चाहिए, एम्बुलेंसेज होनी चाहिए, क्लीन वाटर उनको पहुंचाएं, उनकी एजुकेशन जो है वो टेम्पररी स्कूल से कंटिन्यू हम जारी रखें। इसी तरह उनकी सोशल वेलबींग के लिए, फाइनेंशियल वेलबींग के लिए हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। इन मोबाइल क्लिनिक्स और ये सारी चीजें हम इसमें जिक्र करेंगे। इसी तरह एक और बात हम कर सकते हैं, नेशनल डिजास्टर फंड यानी क्लाइमेट फाइनेंस हमें मुतारिफ कराना चाहिए, और इदारों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और उन इदारों के अंदर जो इदारे फ्लड्स के दिनों में रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं, उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मुतारफ करवाना चाहिए, ताकि टाइमली और सस्टेनेबल डिजास्टर रेजिलियंस को प्रमोट किया जा सके। यानी आप कह सकते हैं कि हमें नेशनल डिजास्टर रिस्क फंड मुतारिफ करवाना चाहिए, उस फंड से लोगों की हेल्प होनी चाहिए, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन हमें हासिल करनी चाहिए जो एडवांस कंट्रीज हैं। और हमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग के कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, कि क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, ये कोई मिथ नहीं है, ये एक रियलिटी है। क्लाइमेट चेंज इज नॉट कमिंग, इट इज ऑलरेडी हियर एक्चुअली। तो हम कह सकते हैं कि हमें अपने इंस्टीट्यूशन, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और इस तरह के जो डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से जितने भी पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर जो इदारे हैं, उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी, उनका रोल बड़ा क्लियर होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मुतारिफ करवाना चाहिए, ताकि वो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में मुतारिफ करवा सकें। फिर हम जब ऐसे कंक्लूड कर रहे होंगे, ये हमारे 6 पॉइंट हैं जो कि वे फॉरवर्ड है। इसी तरह छठा पॉइंट जो है
वो होगा हमारा कंक्लूजन का। अब जब ऐसे को कंक्लूड करेंगे तो आप रीकैप करेंगे, जो कुछ आप पहले लिख चुके होंगे उनको रीकैप करेंगे कि 2025 के फ्लड से सोशियो इकोनॉमिक पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट आई है, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज क्रिएट हुए हैं, लाइक एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड्स, लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ, और लोगों की आप कह सकते हैं हेल्थ और हाउसिंग, एजुकेशन, सारे इश्यूज लोगों के क्रिएट हुए हैं। फ्लड्स जो है वो रिकरिंग है, हम ये बात लिखेंगे आप, 10 में भी आए, 22 में भी आए, 25 में भी आए, रिकरिंग बार बार। इससे हम कब कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं या निजात हासिल कर सकते हैं, यानी कि असरात को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कि सिस्टमेटिक या सिस्टेमिक प्रोएक्टिव और रेजिलियंस बेस्ड पॉलिसीज मुतारिफ करवा के ही हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं फ्यूचर टॉल को। टॉल का मतलब है कि जो नुकसान होता है बाद में, या डैमेज या सफरिंग। और फिर आप बात करेंगे कि पाकिस्तान अब बेटर प्रिपेयर्ड पाकिस्तान जो होगा रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, अडेप्टिव एग्रीकल्चर, यानी कि ऐसी एग्रीकल्चर जो कि क्लाइमेट चेंज जो आ रही है उनको बर्दाश्त कर सके। इसी तरह इंक्लूसिव गवर्नेंस के तमाम जो सूबे हैं उनको शामिल करें, फेडरल जो है वो साथ कोऑर्डिनेशन करे, उनके साथ उनको लूप में ले। और हमारा इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप, यानी कि अपने इन्वायरमेंट हम देखें, हम अपने अपने आप को गार्ड करें अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, कि हमारे इन्वायरमेंट में कौन सी चीजें आ रही हैं, इससे क्या हो सकता है 2025 के जो फ्लड्स जो पोज हुए हैं, जो हमारे ऊपर इन्फ्लिक्ट हुए हैं, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। और ऐसे को जब हम कंक्लूड कर रहे होंगे तो यहाँ आप एक कंक्लूजन के ऊपर एक फिर कोड दे सकते हैं जो बड़ा रेलिवेंट है, कि वी कैन नॉट स्टॉप नेचुरल डिजास्टर्स, हम नेचुरल डिजास्टर को स्टॉप नहीं कर सकते, बट वी कैन आर्म आवर सेल्फ विद नॉलेज एंड प्रिपरेशन। लेकिन हम नॉलेज और प्रिपरेशन अपने पास रख सकते हैं, अपने आप को, यानी कि नॉलेज और जो प्रिपरेशन है, यानी कि जो प्रिपेयर्डनेस है, उससे हम अपना अपने बाजू मजबूत कर सकते हैं, यानी अपनी तैयारी कर सकते हैं। So many lives will be saved when resilience is built before calamity, कि ये जो नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं उससे पहले अगर हम रेजिलियंस को प्रमोट कर लें, डेवलप कर लें, तो बहुत सी जानों को बचाया जा सकता है। तो ये आपका क्लोजिंग पैराग्राफ होगा, क्लोजिंग कोट होगा। इस तरीके से आप अपना इस ऐसे को हैंडल कर सकते हैं। और ऐसे हमारा कौन सा था जो आपने डिस्कस किया आज, द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड्स इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड। यहाँ पे चूंकि वर्ड इम्पैक्ट का शामिल है, आप यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स का ही वर्ड इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि हमारी हेडिंग के अंदर वर्ड इम्पैक्ट्स का था, तो यहाँ पे भी वर्ड इम्पैक्ट का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे एंड पे जब हमने बात की तो हमने कोटेशन दी, और ऐसे को स्टार्ट करने से पहले भी हमने एक कोटेशन दी। तो कोटेशन से आपका, आप अपने, कोटेशन एक अटेंशन ग्रैबर का काम करता है, और जब आप एंड कर रहे होते हैं और रेलेवेंट कोट होती है, अक्सर स्टूडेंट जो है वो ऐसा कोटेशन दे देते हैं जो रेलेवेंट नहीं होता। जो रेलेवेंट कोटेशन होती है वो आपके मार्क्स को इंक्रीज इंक्रीज करती है। अगर ओपनिंग पैराग्राफ में, यानी कि आप इंट्रोडक्शन देने से पहले ही आप एक रेलेवेंट किस्म का कोट देते हैं, तो वो अटेंशन ग्रैबर होता है, वो एक हुक का काम करता है, जो एग्जामिनर होता है उसकी तवज्जो को हुक कर लेता है, पकड़ लेता है। और जब एंडिंग में भी आप एक बहुत रेलेवेंट कोड देते हैं तो उससे भी आपके मार्क्स आप ज्यादा सिक्योर करते हैं। लेकिन अगर आप इररेलेवेंट किस्म का आप कोड देते हैं तो वो आपके मार्क्स में इजाफे की बजाय मजीद आपको फेलियर का बायस बनता है। उम्मीद है ये ऐसे आपको इसकी आउटलाइन आपको आपके लिए इंसाइटफुल और इनवैल्यूएबल साबित होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई आउटलाइन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्यूरी होगी, कोई एम्बिग्विटी होगी, कोई इशू होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि इस ऐसे के अंदर कौन सी एम्बिग्विटी थी, या कौन सा इशू, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको क्लियर नहीं हुई। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।